जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो पे हम प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम में और कैसे मैंने अप्रोच किया था, ट्रिक्स, लॉजिक, नॉलेज किस तरह से अप्लाई किया था, तो किस तरीके से क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। और आशा करूँगा कि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले तो आप भी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग लेकर आगे जा सके। वीडियोस को मैं पार्ट्स में लेकर आऊँगा, 2 या 3 पार्ट्स में मैं पूरे वीडियो को सम अप करूँगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के। मैं वो भी बताऊँगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन जो गलत हुए वो कैसे गलत हुए, क्या लॉजिक में गलती थी, और जो सही हुए उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में बात करूँगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने किस तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई किया। तो अगर आपको कुछ इसमें से लगता है तो आप उससे सीखें और दूसरों को भी शेयर करें जो आपके साथ वाले हैं। ना तो मेरा इस वीडियो को बना के कुछ आपको क्लिक बेट वाला पर्पज़ है कि कुछ मिसगाइड करना है। जो मैंने किया था रॉ एंड रियल बिल्कुल वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पेपर के हम डिस्कशन पे आते हैं, शुरू करते हैं पेपर। और एक चीज़ और कहूँगा कि जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी कहा है कि आपको लिटरली लव हो जाएगा इस पेपर को देख के कि यार नहीं, लास्ट ईयर जैसे ही इस पेपर को भी किया जा सकता था। ऑल्दो पहले से तो डेफिनेटली टफ था बट स्टिल अटेम्प्टेबल पेपर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं सेट ए के थ्रू आपको सॉल्व करके पेपर बताने वाला हूँ। मेरा एक्चुअल सेट सी था बट मैंने वापस से इस पेपर को ए सेट के थ्रू बताया है क्योंकि डायरेक्टली आपको सेट ए डाउनलोड करने पे भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है उनके लिए भी थोड़ा ईजी रहेगा। मैं पहले क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा गलत था। पहले क्वेश्चन पे मेरे को स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड दोनों गलत लग रहे थे। मेरे को आंसर 1 ही लगाना था बट मेरे से यहाँ गलती हो गई थी। मेरे को थर्ड स्टेटमेंट तो गलत लग रहा था। मेरे को सेकंड स्टेटमेंट साउथ से कनेक्ट कर रहा था कि कुलेरू लेक एंड कृष्णा साउथ में ही है समथिंग, सो इस तरह से कनेक्ट किया था और मैंने बी लगाया था। इसका आंसर एक्चुअल में ए है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ये मेरा गलत था, सो इस पर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ एंड टीक। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर डेसीडियस ट्रीज। इसका देखिए मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इंडियन नेम्स हैं। कि जैसे अगर आप देखोगे महुआ वर्ड है तो हमारा एमपी या प्लेटू रीजन में हम काफ़ी सुनते हैं। सेम फॉर टीक, म्यांमार फेमस है और यहाँ पर डेसीडियस फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। वेरेज जैक फ्रूट मैंने थोड़ा इंग्लिश नाम ही लिखा होने के कारण इसको कनेक्ट किया था कि मे बी ये टेम्परेट रीजन से रिलेट ना करता हो। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था। मैंने आंसर बी लगाया था और वो सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, कंपैरिजन करना था। इंडिया और चाइना के बीच में 3 स्टेटमेंट में कंपैरिजन था। ये क्वेश्चन को मैंने लीव किया था और लीव करने की वजह ये थी, दूर दूर तक मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सो इसमें रिस्क लेने जैसा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। रन ऑफ कच्छ में क्या हुआ था, सी लेवल जो है वो ऊपर नीचे हुआ था और इसी की वजह से मार्शेस क्रिएट हो गए रन ऑफ कच्छ में। सो इसका आंसर सिंपली इस तरह से सॉल्व हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इल्मेनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन रिच कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। सो इसको रिलेट करना था कि किस हमारा मेटल से ये है। तो देखिए इसमें मेरा एक सिंपल सा लॉजिक ये था, मैंने कोस्ट से रिलेटेड क्या पढ़ा था, मोनाजाइट मिलता है और इल्मेनाइट एंड रूटाइल समथिंग सेमीकंडक्टर और प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजीज में यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा था कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो रहा होगा। तो मुझे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन कुछ जम नहीं रहे थे और टाइटेनियम मेरे को थोड़ा ऑड लग रहा था, तो मैंने इसको एज अ ऑड ऑप्शन लेकर के टिक किया था और ये सही था क्योंकि आयरन अबंडेंटली अवेलेबल हर ही जगह है। गुडवाना लैंड में हमें मिल रहा है, कॉपर राजस्थान खेतरी माइन फेमस सुना है, बट टाइटेनियम के लिए एज सच हमने मेनलैंड इंडिया पे बहुत कुछ सुना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सिंपली मैंने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट a metal required for manufacturing of batteries for electric motor vehicles is produced by। अब इसका आंसर मेरे को एज सच डायरेक्टली नहीं पता था बट मैंने सी ऑप्शन को देखा था। सी में जब नाम दिया है कॉन्गो का
तो उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से इन्होंने लिखा है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मे बी मेरे को लगा आंसर होगा, इसीलिए इनने इसको इतना ज़्यादा फोकस करके लिखा है। अर्जेंटीना, बोट्सवाना, कजाकिस्तान, बस ऐसे नॉर्मल ऑप्शन लिख दिया है। ये क्वेश्चन मेरे को टफ तब लगता जब यहाँ सिर्फ कॉन्गो लिख दिया होता, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी था कॉन्गो के बारे में कि कोबाल्ट के लिए फेमस है, बट इतने अच्छे से मेरे को नहीं पता था कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर मिल रहा है। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि इतना स्पेसिफिक तरीके से अगर यूपीएससी ने इसका नाम दिया है तो मे बी आंसर यही होगा, और ये सही भी था, आंसर इस तरह से सही हो गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। ठीक, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एटलस का नॉलेज यूज़ करना था। अगर आप एटलस को ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। कैमरून ऑप्शन आपको ऑड के ऑप्शन की तरह दिख जाएगा, नाइजीरिया दूर है, युगांडा एंड साउथ सुडान भी दूर हैं। तो एटलस का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, क्योंकि एटलस मैंने पढ़ाया भी बहुत अच्छे से था। सो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ईजिली क्लिक कर गया था, तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया था। कैमरून इसका आंसर है। BCD तो हो ही नहीं सकते थे, तो बचा है। तो आपने अगर कैमरून नहीं भी सुना है तो नॉट अ पॉइंट, बट अगर एटलस अच्छे से देखा था तो BCD वैसे भी बन जाते। तो ये मेरा सही हो गया था। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट सतपुड़ा एंड सेशलम हिल्स वेस्टर्न घाट्स। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा, तो इस तरह से छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। टफ नाम थे थोड़ा सा। सो थर्ड ऑप्शन को फिर भी मैं एक तरह से अटेम्प्ट कर पा रहा था, लेकिन फर्स्ट सेकंड का मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा था, तो मैंने इसको नहीं किया है सही से। 10th, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मेरा गलत था। सो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स थी, इतना अच्छे से याद नहीं था। 10th भी गलत था। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट के असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इजी लगते हैं। उसका कारण ये है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी मतलब इस टाइप के पैटर्न की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एटलीस्ट ये पता है दोनों गलत नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दो ऑप्शंस हैं आपके पास। चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, एक तो सही है। तो इससे आपकी आधी मेहनत बच जाती है, रिस्क कम हो जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। स्टेटमेंट 1 था, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल बात है। गोंडवाना लैंड में 98% हमें बिटुमिनस कोल मिल जाता है, कोल से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 अगर हमारा करेक्ट है तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऑप्शन हट गया। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट फॉर एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा था कि एग्जैक्ट फिगर की बात थी, और यूपीएससी में जनरली हम देखे भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने आपको एलिमिनेशन पे बताया था, जनरली अगर कोई एक पर्टिकुलर हमें अमाउंट या नंबर दे रहा है तो वो गलत निकलता है। एग्जैक्ट 60% ही चाहिए, हो सकता है 60 ना हो, 59 हो, 55 हो, 75 हो, तो एब्सोल्युटली इसको हम क्या नहीं बोल सकते, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 वह सही होगा और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। मैंने इस तरीके से अटेम्प्ट किया था और ये मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। कॉमन सेंस है, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में या ओशिनिया में हमें क्या मिलते हैं? मार्सुपियल्स। मार्सुपियल मतलब क्या होते हैं? कंगारूस, जिनके पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी करते हैं। तो मार्सुपियल्स इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही होते ही क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन डी हट जाता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। तो ये थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है ना, जो मतलब अगर इकोलॉजी आपने बेसिक भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं हो सकता है जिसका कोई प्रेडेटर ही ना हो। सो प्रेडेटर हर किसी के होते हैं, अटैक होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने किया था कि ये गलत स्टेटमेंट लग रहा था। एक तो ओनली देख लिया था तो वैसे ही डाउट था स्टेटमेंट पे, तो स्टेटमेंट 2 को कट कर दिया था। स्टेटमेंट 1 ऑब्वियस सबको पता होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर था, ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ब्रैकेट में समझाया भी है कि ये इन्वेजिव स्पीशीज़ का डेटाबेस है। तो इससे मैंने ऑप्शन बी और सी को तो एलिमिनेट कर लिया था,
क्योंकि मेरे को पता था यूनाइटेड नेशन नहीं हो सकता है, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ वाला काम सिर्फ और सिर्फ IUCN या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कर सकता है। अब ए और डी ऑप्शन पे मेरे को ए की तरफ ज़्यादा फोकस था, कि मुझे लग रहा था ए ही होगा, क्योंकि रेड लिस्ट हो गई और जितने भी एनिमल से रिलेटेड लिस्ट बनाना और उनका लिस्टिंग करके डिसाइड करना कौन सी एक्सटेंट हो रही है, किसको डेंजर है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो सब IUCN करता है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ को लेकर भी उसने कुछ ना कुछ हो सकता है ग्रुप बनाया हो। तो ए और डी में मेरे को ए ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था, इसलिए मैंने ए को टिक किया था और ए सही था। सो इस तरीके से सॉल्व किया। 14th क्वेश्चन जो था, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टफ कैटेगरी में आता है, कि अगर थोड़ा भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन पे तो गलत हो सकता है। इस क्वेश्चन का मेरे को सांबर डियर को लेकर के थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि एग्जैक्टली हो सकता है कि नहीं सही। मेरे को ये तो क्लियर था इनमें से एक तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर फिर मेरे साथ ये वाला सिचुएशन आ गया था कि मैं अटेम्प्ट करते टाइम ये फोकस कर रहा था कि या तो तीनों ही सही होंगे या तो कोई एक गलत हो सकता है। तो इस तरीके से मैं लॉजिक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था और बी और सी ऑप्शन पे मेरे को डाउट था। मैंने बी को प्रीफर किया था और बी मेरा सही था। मेरे को सांबर डियर वाले पॉइंट पे थोड़ा डाउट लग रहा था, इस वजह से मैंने बी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता था, बट मैंने ये देखा था कि हनी बीज कॉलोनी बनाती हैं, तो फूड के लिए जैसे हम चींटियों को देखते हैं कि वो कांटेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, एंड्स। सो उसी से मैंने कुछ रिलेट किया था। लास्ट ईयर भी मैंने वो एक क्वेश्चन आया था 2022 में, एंड्स वाला, कल्टीवार ऑफ फंगी, तो कुछ वैसा ही रिलेट किया था कि हनी बीज भी तो इस तरीके का काम करती हैं, फूड के लिए इंडिकेशन देती हैं, सारी मधुमक्खियाँ फिर उसी डायरेक्शन पर जाती हैं। सो इस तरह से मैंने इसको अटैम्प्ट किया था और इसका आंसर हनी बी था, तो ये मेरा सही हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये टिपिकल यूपीएससी का पैटर्न है, ये 2019-20 में भी आपको देखने मिले थे इस पैटर्न पे क्वेश्चन। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, हो सकता है, और ये न्यूज़ में भी था। सेकंड, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट 2022 में भी एक दो क्वेश्चंस हमें मशरूम से कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड मिले थे। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है? लाइट्स की प्रॉपर्टी, कि जो स्पीशीज होती है उनमें कुछ फोटोन जैसे लाइट एमिट करते हैं वो। तो चारों ऑप्शन में मैं ये कहूँगा, आप किसी को भी 100% निगेट नहीं कर सकते। हो सकता है, इतनी सारी स्पीशीज हैं, कोई भी अगर मेडिसिन की तरह यूज़ हो रही है तो आप डिनाई नहीं कर सकते। सेम तरीके से साइको एक्टिव हो, आप डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है दुनिया में कोई एक मशरूम हो जो इंसेक्टिसाइडल हो। सिमिलरली बायोल्यूमिनेसेंट्स हो सकता है कहीं ना कहीं हो। तो किसी भी आप स्टेटमेंट को 100% डिनाई नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर मैंने वो सिलॉजिम वाला लॉजिक लगा करके गैस किया था और इसका आंसर डी था। सो इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर दिया था मैंने, ऑल 4 सही था मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्वेरल्स। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows in the ground. They store their food material like nuts and seeds in the ground and then they are omnivorous. So इस क्वेश्चन पे मेरे को omnivorous पे और नेस्ट वाले ऑप्शन पे डाउट था। मैंने सिर्फ सेकंड को सही माना था और मैंने ओनली 1 लगाया था, बट इसका राइट आंसर जो था वो 2 था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। एक सिली मिस्टेक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता हो। जैसे मैंने सम देखा तो मेरा ये था कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैंने स्टेटमेंट 1 को सही मान लिया था। सिमिलरली सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। टार्डीग्रेड्स का हमने नाम सुना था कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो सम वाले पॉइंट के थ्रू ही मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों को ओके कर दिया था कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी सही होंगे। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन था, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विथ pH बिलो 3। सो मुझे लगा कि हो सकता है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे, या तो मैं सी लगाता या तो डी लगाता। या तो सारे सही हैं या तो सारे गलत हैं। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो या फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हो। अगर कोई एक भी हो गया तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है उसी मोमेंट पे। सो मैंने इस लॉजिक से किया था कि सी और डी में
मैं सी को ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन ले रहा था कि तीनों सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वही था, और मेरा आंसर ये सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं थोड़ा सा इसमें जा भी रहा था गैस पे, तो मैं स्लॉथ बियर लगाया था, बट वो गलत था। इसका राइट आंसर आई थिंक औरंगुटान है। तो इसका तो कोई आइडिया ही नहीं था दूर दूर तक भी कि ये कैसे करना है, तो ये मेरा भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट एंड ल्यूब्रिकेंट, इनमें से क्या है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करता है। तो ये टिपिकल यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जैसा 2020 में भी आ चुका है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन। इसके मैंने ऑप्शन डी लगाया था, ऑल फोर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स चारों में से किसी में भी हो सकते हैं। यहाँ मैं एग्जैक्टली नहीं बताया कि किस पर्टिकुलर फायर रिटार्डेंट की बात कर रहे हैं। दुनिया में इतने सारे फायर रिटार्डेंट से या फोम एजेंट्स हैं, ल्यूब्रिकेंट्स हैं, अगर किसी में 1 ग्राम भी हमें HFC मिल गया तो हमारा आंसर तो सही हो जाएगा। सो मैंने इस हिसाब से इसका डी लगाया था, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, तो ये मेरा सही हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनवाइटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनवाइटी आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के अंदर इनवाइटी को बोरोवर कहा है, हो सकता है कहा हो, सही है, क्योंकि जब एक्ट बनाए जाते हैं तो उसमें हर एक को डेफिनेशंस दी जाती हैं कि ये एक्ट की डेफिनेशन है, ये इस वर्ड का मतलब है, बोरोवर्स का डेफिनेशन ये होगा, क्रेडिटर्स ये होंगे, डेटर्स ये होंगे। तो मेरे को स्टेटमेंट 2 सिंपली सही लग रहा था, और थोड़ा बहुत आईटी पढ़ा था तो इंट्यूशन था कि ये सही होगा। स्टेटमेंट 1 की बात करूं मैं, तो ये जो था ना पार्ट, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल बट डिपॉजिट जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। सो यहाँ जो है ना, ये एक पार्ट सही, एक पार्ट को एग्जेम्प्ट किया है, एक को नहीं किया है, डाउटफुल स्टेटमेंट था। सो इस लॉजिक के थ्रू मैंने इस ऑप्शन को कट करा था और मैंने आंसर डी लगाया था। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट, ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत। अगर आपने बेसिक भी ढंग से पढ़ा है इकोनॉमिक्स को तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाई। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रंच चल रहा था। स्टेटमेंट 1 सिंपली सही है। फिर सेकेंड पार्ट है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस विया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। डेफिनेटली सेंट्रल बैंक का काम ही यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उन्हें क्या करना है, प्राइस राइज को कंट्रोल करना है। तो ये सिंपल है। अगर यहाँ फिस्कल पॉलिसी लिखा होता तो ये गलत हो जाता, बट यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी और यही तो सेंट्रल बैंक का काम है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो इसका आंसर होगा ए। तो ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया था। यहाँ पर लोगों से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मेजर मिस्टेक ये नहीं थी कि क्वेश्चन टफ थे या समझ नहीं आ रहा था। पॉइंट ये था, थोड़ा सा पैटर्न बदलने की वजह से लोग पैनिक कर गए थे। तो ये चीज़ मेरे को लगी थी जिस वजह से ज़्यादातर लोग फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली हम जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की हम हमेशा बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, कोई प्राइवेट कंपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो क्लियर ट्रेड मैकेनिज्म्स हैं या कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता, हो सकता है किसी स्टेट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर दे। तो कहीं भी अगर पूरे वर्ल्ड में एक जगह पर भी प्राइवेट से स्टेट की तरफ रिसोर्सेज जा रहे हैं कार्बन मार्केट्स के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सो मैंने यहाँ जनरल गैस लिया था कि ये स्टेटमेंट सही होगा, मेरे को कुछ इसमें एक्सट्रीम नहीं मिल रहा था। सो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही थी, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 उसको बेटर एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने ऑप्शन ए लगाया था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ये क्वेश्चन भी मेरा सही हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इकोनॉमी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सबसे बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें कुछ सोचना भी नहीं था, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए देखकर ही मैंने टिक कर दिया था कि यही आंसर होगा। बट जल्दबाजी ना हो इस वजह से मैंने बाकी सारे ऑप्शंस पढ़े। तो अगर आप बी सी डी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सर टेक्निकल जा रहा है। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, डेट एंड कैश मैनेजमेंट, रेगुलेशन ऑफ फंक्शन,
सो NBFC पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर मुझे पता है, मैं 24 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा 2 बार, मैंने ऑप्शन ए देखा, मेरे को एग्जैक्टली पता था स्टेरिलाइजेशन OMO का यूज़ किया जाता है, आंसर लगा दिया, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ये क्वेश्चन सिंपली सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एंड स्टॉक मार्केट। अब कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ऑप्शन 4 तो डेफिनेटली होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट देखिए, 2 तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जिसने भी बेसिक इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है वो ये चीज़ जानते हैं। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली कैपिटल मार्केट का पार्ट है। कॉल मनी और ट्रेजरी बिल हम मनी मार्केट में पढ़ते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। और बॉन्ड्स के बारे में भी हम कैपिटल मार्केट में देखते हैं, हम दोनों में ही देखते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, बट बॉन्ड मार्केट भी हम कैपिटल मार्केट में पढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट भी पढ़ते हैं। तो मैंने ऑप्शन ओनली 2 लगाया था, क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो मैंने 100% एलिमिनेट कर लिया था, क्योंकि ये मनी मार्केट का पार्ट थे। तो सिंपली 25 क्वेश्चन भी सही हो गया था, बी ऑप्शन था इसका, ये मेरा सही था। सो अभी मैंने 25 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ 25 क्वेश्चंस करके 3 पार्ट और आएंगे इसके बाद, तो पूरे 100 क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस में सम अप करने की कोशिश करूँगा। मेरे को बहुत लेंदी वीडियोस बनाना पसंद नहीं आता है, इस वजह से मैं इसे शॉर्ट करके कुछ पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करूँगा। सो आज की वीडियो पे हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम और भी क्वेश्चंस को ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से मैंने अप्रोच किया था क्वेश्चंस को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉलेज का तो यूज़ था ही, बट कॉमन सेंस, लॉजिक और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देख के समझा है कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन, तो आप बहुत बेटर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे अब। तो बस इसी तरीके से मैंने अप्रोच करके पेपर को सॉल्व किया था। जितना भी हम रकस देख रहे हैं ना पेपर के प्रोटेस्ट को लेकर, उसका कारण ये था कि पैटर्न बदल गया था क्वेश्चन पूछने के। ये पहले जिस तरीके से यूपीएससी पूछता था उस पैटर्न को इन्हें रिवाइव किया है। ये एक मेजर वजह था कि लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है पेपर पे। अगले साल हो सकता है हमें फिर से ऐसे कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशंस के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो करना हो तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।